Assalamualaikum to you all. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail. I hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers. Guys, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेनरिक BSN सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ के हवाले से जितने भी पॉसिबल MCQs होंगे उसे भी अंडरलाइन करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी पॉसिबल वाइवा टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि वाइवा में पूछे जा सकते हैं उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई एम फुली कन्विंस कि आज के इस वीडियो सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ के हवाले से कोई भी क्वायरीज बाकी नहीं रहेगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो बाय द एंड ऑफ द सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू, आज के इस वीडियो सेशन को अटेम्प्ट करने के बाद आई होप कि आप सब हज़रात इस काबिल हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द गोल ऑफ कैंसर थेरेपी। सबसे पहले तो हम सेलुलर एडाप्टेशन को एक्सप्लेन करेंगे, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आते हैं सेल में लाइक एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोपी, उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम एक्सप्लेन करेंगे कैंसर थेरेपी को, कैंसर थेरेपी के गोल को, लाइक रेडियोथेरेपी, ड्रग थेरेपीज़ हो गए, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई होप कि आप कैंसर थेरेपी की गोल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्कस डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल फॉर कैंसर। उसके अलावा जितने भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है, जितने भी पॉसिबल ट्रीटमेंट कैंसर के लिए अवेलेबल है उसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे एंड आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड भी करेंगे। डिस्कस कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी यानी वो थेरेपी जो कि ड्रग के थ्रू होती है, या रेडियोथेरेपी जो कि रेडिएशन के थ्रू होती है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। देयर टाइप्स, इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट एंड नर्सिंग केयर। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर सर्जरीज एंड नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग कैंसर सर्जरी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस एंड ऑफ लाइफ केयर, पैलिएटिव एंड हॉस्पाइस केयर। सो सबसे पहले हमारे पास है सेलुलर एडाप्टेशन एंड सेल बायोलॉजी and pathophysiology. Cellular adaptation refers to change made by a cell in response to adverse environmental change. जब भी environment में कोई भी चेंज आ रहा होता है हमारा सेल, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें चेंजेस काज होते हैं। एनवायरमेंटल चेंज वो हो, पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। कोई भी पैथोलॉजिकल स्ट्रेस या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जब सेल के ऊपर अप्लाई होता है तो उसके रिस्पांस में सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस जब उस सेल के अंदर ये चेंजेस आते हैं सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेलुलर एडाप्टेशन। द एडाप्टेशन में बी फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल और पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल। अब ये एडाप्टेशन किसी भी पैथोलॉजिकल की वजह से भी हो सकता है, लाइक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मोनल चेंजेस, एंड कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर कोई भी वर्कलोड बढ़ रहा हो तो। 5 मेजर टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन इंक्लूड एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। आगे जाकर इस एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। फिजियोलॉजिकल adaptation. The first one is physiological adaptation. So they represent response of cell to normal stimulation by hormone or endogenous chemical substances. अब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन्स या दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल मैसेंजर की वजह से जब हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं तो उस टाइप के एडाप्टेशन को हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोनल या किसी भी केमिकल मैसेंजर की वजह से जब हमारे बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है और उस बॉडी के स्ट्रक्चर में यानी सेल्स में या तो हाइपरट्रॉफी काज हो रही होती है या
हाइपरप्लेजिया काज हो रहा होता है या मेटाप्लेजिया काज हो रहा होता है, वट एवर. सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से. एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रीस्ट एंड इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन बाय प्रेगनेंसी. अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट होता है. उस ब्रीस्ट की जो इनलार्जमेंट होती है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल का जो ब्रीस्ट होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनलार्ज होता है. उसमें हाइपरप्लेजिया काज होता है, उसमें हाइपरट्रॉपी काज होती है. सो दीज चेंजेस आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन. रिप्लेसमेंट ऑफ लेबियल टिश्यू, एग्जांपल स्किन एंड बोन मैरो. अब लेबियल टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के सरफेस पे होते हैं, जो क्या होते हैं, जो बाय द टाइम वो क्या होते हैं, जब इंजर वगैरह हो जाता है तो वो रिप्लेस हो जाती है, उसमें ग्रो हो जाता है. सो दीज चेंजेस आर आल्सो कॉल्ड एज अ टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया एंड दीज चेंजेस आर आल्सो इंक्लूड एन फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन बिकॉज क्योंकि वो एंडोजीनियस केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से हो रहा है. And the third one is replacement cyclic as endometrium. जब हमारे एंडोमेटेरियम वाल की जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्रोथ होता है, उसकी थिकनेस जब काज होती है तो ये केमिकल मैसेंजर की वजह से, हार्मोन्स की वजह से उसकी थिकनेस काज होती है. सो इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन. आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे. सो नाउ pathological adaptation. So now what is pathological adaptation? So pathological adaptation is the adaptation occur as a result of certain stimuli which are pathological. पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन का वो टाइप्स है जो कि किसी भी पैथोजन की वजह से सेल के स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस पड़ता है और उस पैथोजन की वजह से हमारे सेल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लाइक एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया. सो दिस टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन. Adaptation changes and cell growth and differentiation include. अब पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन की वजह से जो हमारे सेल में चेंजेस आ रहे होते हैं दे इंक्लूड हाइपरप्लेजिया, जिसे हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे, हाइपरट्रॉपी, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया. नाउ द फर्स्ट वन इज hyperplasia. So what is hyperplasia? It is an increase in the size of an organ or tissue due to increase in the number of constituent parenchymal cells. It may be physiological or pathological. अब हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया जब भी हमारी बॉडी के सेल के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, वर्क डिमांड ज़्यादा चाहिए, ये तो उस टाइम हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल या पेरेंचाइमल बोथ आर सेम, तो इन सेल में क्या होता है कि ये सेल जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, उसकी नंबर में, इन सेल की नंबर में इंक्रीज़ आता है. सो इन नंबरिंग में जब इंक्रीज़ आते हैं तो उस नंबरिंग ऑफ सेल की इंक्रीज़ होने की वजह से उस टिश्यू या ऑर्गन का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है. सो दिस टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसमें जब हमारी बॉडी के सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है तो ड्यूरिंग स्ट्रेस हमारे बॉडी ने एडाप्टेशन करना है तो वो सेल डिवाइड हो जाता है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, तो वो सेल डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं. तो जब एक सेल अपने इस तरह दूसरा सेल बना देता है तो जब सेल की नंबरिंग में इंक्रीज़ आ जाता है, सो ऑर्गन और टिश्यू की नंबरिंग में भी इंक्रीज़ आ जाएगा, एनलार्जमेंट आ जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया. अब ये स्ट्रेस कोई भी फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या पैथोलॉजिकल भी हो सकता है. लेट मी टू गिव यू एग्जांपल लाइक फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया. इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से कि फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया क्या होता है. लाइक हार्मोनल एज इन द फीमेल ब्रीस्ट ड्यूरिंग प्यूबरिटी एंड प्रेगनेंसी. फिजियोलॉजिकल क्या कि फिजियोलॉजिकल
हाइपरप्लेजिया की अगर सिंपल एग्जांपल हम ले लें तो फीमेल की जो ब्रीस्ट होती है वो ड्यूरिंग प्यूबरिटी और प्रेगनेंसी उसकी एनलार्जमेंट काज होती है, उसकी नंबरिंग में, उसकी सेल की नंबरिंग में इंक्रीज़ आ जाता है। वो इंक्रीज़ हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती है, हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से आती है। सो दिस टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। सो नाउ व्हाट इज़ कंपनसेटरी? कंपनसेटरी जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया वो हाइपरप्लेजिया होगा लाइक एक आर्गन है, उसने अपना काम छोड़ दिया, तो वह दूसरा आर्गन जिस आर्गन ने अपना काम छोड़ दिया है उस आर्गन का काम परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ कंपनसेट कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया इज कॉल्ड कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंपनसेटरी इज एन हाइपरप्लेजिया ऑफ लीवर हेपाटोसाइट्स आफ्टर पार्शियल हेपाटोक्टमी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स फंक्शनल डिमांड। अच्छा, जब हमारे लीवर की हेपेटोक्टमी हो जाती है, एक बंदा दूसरे बंदे को लीवर ट्रांसप्लांट करता है, लीवर देता है। सो अब जिस बंदे ने लीवर दे दिया तो उसकी डिमांड बढ़ गई, यहाँ पर डिमांड वर्क डिमांड ज़्यादा है, तो उस लीवर के अंदर जो हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है कि माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसकी लीवर की नंबरिंग में इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है, हेपाटोसाइट सेल्स की नंबरिंग में इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हेपाटोसाइट सेल्स की नंबरिंग में इंक्रीज़ आना शुरू होगा तो इट्स मीन कि लीवर के साइज़ में भी इंक्रीज़ आना शुरू होगा, क्योंकि वो पहले वाला जो लीवर था वो डिमांड जितना वर्क डिमांड है उसको पूरा नहीं कर रहा है, तो ये लीवर दोबारा से ग्रो करेगा। दिस टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया इज कॉल्ड कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। सो नाउ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। So pathological hyperplasia, increased level of circulating hormones produce hyperplasia in the target organ। जो हमारे ब्लड के अंदर जितने भी हार्मोन्स सर्कुलेट हो रहे हैं उस हार्मोन्स में क्या हो जाता है, नंबरिंग में उस हार्मोन्स में इंक्रीज़ आ जाता है। जब उस हार्मोन में इंक्रीज़ आ जाता है, उस हार्मोन्स की प्रोडक्शन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एक टारगेट आर्गन की नंबरिंग में इंक्रीज़ काज करता है, और उस टाइप हाइपरप्लेजिया को हम पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंडोमेटेरियम ड्यू टू हाइपर एस्ट्रेनिज्म। जब हाइपर एस्ट्रेनिज्म, व्हाट इज़ हाइपर एस्ट्रेनिज्म? सबसे पहले तो हाइपर एस्ट्रेनिज्म को समझना होगा कि जब हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन्स ओवर द नॉर्मल उसकी प्रोडक्शन हो जाए, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जब एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाए, सो दिस कंडीशन इज़ हाइपर एस्ट्रेनिज्म। और इस हाइपर एस्ट्रेनिज्म की वजह से जो एंडोमेटेरियम होता है उसमें हाइपरप्लेजिया काज होता है, उसकी नंबरिंग में इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड द सेकंड एग्जांपल इज़, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेनाइल के वर्डिंग को समझना होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय सेनाइल। सेनाइल वो होता है, सेनाइल हाइपरट्रॉपी या सेनाइल हाइपरप्लेजिया या सेनाइल एट्रॉपी, जहाँ पर भी आप लोग नाम सुनेंगे, सो सेनाइल वो जो कि ओल्ड एज में काज होता है। ओल्ड एज में जो भी चेंजेस आते हैं सेल्स के अंदर तो उसको हम सेनाइल बोलते हैं। सो सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का वो एक टाइप है जबकि ओल्ड एज में आफ्टर 50-60 जो ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं तो ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की नंबरिंग में सेल की नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेल्स होते हैं उन सेल्स की नंबरिंग में इंक्रीज़ आ जाते हैं, और उस इंक्रीज़ की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ जाता है, उसकी साइज़ में भी इंक्रीज़ आ जाता है। देन डिफरेंट टाइप की हम डिफ़िकल्टी फील करते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन।
सेंसेशन, उसमें बर्निंग सेंसेशन वगैरह जो हम ड्यूरिंग फील करते हैं यूरिनेशन आफ्टर द एज ऑफ 50, जो कि एक टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया होता है। और उस टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया को हम सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। सेनाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओल्ड एज में काज हो रहा है। प्रोस्टेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स में इंक्रीज आ गया है और उस इंक्रीज की वजह से प्रोस्टेट का पूरा साइज इंक्रीज होता है। और हाइपरप्लेजिया क्या है? क्योंकि नंबरिंग में इंक्रीज आया है, न कि उसके साइज में इंक्रीज आया है, बट वो इंक्रीज सेल में इंक्रीज आने की वजह से आया है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। आई थिंक कि हाइपरप्लेजिया का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। अब प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया काज किस वजह से होता है? अगर वन ऑफ द मोस्ट वाइवा टाइप में अगर पूछा जा सकता है कि सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो कि ओल्ड एज में काज होती है किस वजह से काज होती है, तो वो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के लेवल में इंक्रीज आ जाता है। जब एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के लेवल में इंक्रीज आ जाता है तो उस वजह से प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया काज होता है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड को इफेक्ट करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड की नंबरिंग में इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है। However, hyperplasia due to certain stimuli stops with removal of these stimuli and may severe as useful function. But याद रखिएगा कि हाइपरप्लेजिया जब ये स्टिमुलेशन जितने भी होते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल या केमिकल मैसेंजर की जो स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया काज हुआ है, सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस स्टिमुलेशन ये हाइपरप्लेजिया क्या होता है? स्टॉप हो जाता है खुद ब खुद। ये क्या है? नॉर्मल प्रोस्टेटिक ग्लैंड है। ये क्या है? एनलार्ज प्रोस्टेटिक ग्लैंड है जिसमें हाइपरप्लेजिया काज हुआ है, जिसे हम सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। नाउ हाइपरट्रॉपी। सो याद रखिएगा कि हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉपी दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। हाउ? क्योंकि दोनों में जो आर्गन होता है, जो टिश्यू होता है, उसकी साइज़ में इंक्रीज़ आता है। बट हाइपरप्लेजिया में जो सेल की स्ट्रक्चर में इंक्रीज़ आता है, जो आर्गन में इंक्रीज़ आता है, वो उस इंडिविजुअल सेल्स की वजह से आता है। क्योंकि सेल की नंबरिंग इंक्रीज़ हो जाता है। जब सेल की नंबरिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस सेल की नंबरिंग की इंक्रीज़मेंट की वजह से उस पूरे आर्गन के साइज़ में इंक्रीज़ आता है। सो इट्स कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। एंड नाउ हाइपरट्रॉपी में क्या होता है कि हाइपरट्रॉपी में आर्गन या टिश्यू की साइज़ में बिल्कुल इंक्रीज़ आ जाता है, बट वो इंक्रीज़ सेल की इंडिविजुअल जो सेल्स होता है उसकी नंबरिंग में इंक्रीजमेंट की वजह से नहीं होता है। वो सेल की जो नंबरिंग होती है वो इंक्रीज़ नहीं हो जाते, उसमें कोई भी माइटोटिक डिवीज़न नहीं होता है, बट डायरेक्टली उस आर्गन की साइज़ में इंक्रीज़ आ जाता है या कोई टिश्यू की साइज़ में इंक्रीज़ आ जाता है। सो दैट्स टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज कॉल्ड हाइपरट्रॉपी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द डेफिनेशन। सो hypertrophy, it is an increase in the size of an organ or tissue due to enlargement of individual cell without increase in the number of cell. हाइपरट्रॉपी क्या है कि किसी आर्गन या टिश्यू की साइज़ में इंक्रीजमेंट आ जाना, उसका साइज़ या स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होना, बट वो डायरेक्टली इंक्रीज़ होगा क्योंकि वहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न नहीं होगा, सेल में प्लोरिफरेशन नहीं होगा। जब विदाउट प्लोरिफरेशन एंड माइटोटिक डिवीज़न कोई सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, कोई आर्गन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सो दिस टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज कॉल्ड हाइपरट्रॉपी। इट यूजुअली अकर इन organs in which proliferation and mitosis are restricted। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हाइपरट्रॉपी उन सेल्स में पाई जाती है, उन सेल में हाइपरट्रॉपी काज होती है कि वहाँ पर माइटोसिस यानी माइटोटिक डिवीज़न और प्लोरिफरेशन यानी एक सेल का अपने जैसे दूसरे सेल को क्रिएट करने की जो एबिलिटी होती है वो वहाँ पर नहीं होती है। लाइक कनेक्टिव टिश्यूज़, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें प्रोलिफरेशन नहीं होता है, माइटोसिस नहीं होता है, वहाँ पर माइटोसिस की चांसेस कम होते हैं, तो वहाँ पर इंस्टेड ऑफ हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉपी काज होगी। और हाइपरप्लेजिया कहाँ पर काज होगी? कनेक्टिव टिश्यू में काज नहीं होगी, बल्कि पेरेंचाइमल और
एंडोथीलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स में काज होगी। लाइक स्केलेटल मसल एंड हार्ट मसल, क्योंकि ये दोनों मसल्स ऐसे मसल्स के ऐसे टाइप्स होते हैं जहाँ पर माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स अकर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर सेल एडाप्ट कर रहा हो, सेल की एडाप्टेशन यहाँ पर काज होती है, तो वह एडाप्टेशन जो है हाइपरट्रॉपी में इंक्लूड होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड the physiological hypertrophy example and pathological hypertrophy example। physiological hypertrophy की अगर बात करें सो प्रेग्नेंट वुमेन की जो यूटरस होती है वो एक फिजियोलॉजिकल, एक नॉर्मल कंडीशन में जब प्रेग्नेंट यूटरस के अंदर जब बेबी डेवलप होता है तो वर्क डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। तो देन उस टाइम उस प्रेग्नेंट वुमेन की यूटरस का जो साइज़ होता है उसमें इंक्रीज़ आ जाता है उसकी स्ट्रक्चर में। सो दिस टाइप ऑफ हाइपरट्रॉपी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी एंड मसल ऑफ एथलेट्स। एथलेट्स क्या होता है, फर्स्ट जितने भी स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं जो कि जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं, सो उन लोगों की जो मसल्स होती है उसमें इंक्रीज़ जब आता है, उसके जब ये जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं जिनके जो बाइसेप ट्राइसेप इतने जब बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसकी वजह क्या होती है कि ये लोग जिम में जाकर जो डंबल वगैरह उठाते हैं तो वहाँ पर वर्क की डिमांड बढ़ जाती है। एंड वर्क डिमांड जैसे ही बढ़ जाती है तो उनकी वर्क डिमांड बढ़ने की वजह से उस मसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एनलार्जमेंट काज होती है। एंड दिस टाइप ऑफ हाइपरट्रॉपी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। यहाँ पर हाइपरप्लेजिया काज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा या प्लोरिफरेशन पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पर हाइपरट्रॉपी काज होगी। और जहां पर माइटोटिक डिवीजन एंड प्लोरिफरेशन पॉसिबल होगा वहां पर हाइपरप्लेजिया काज होगा। इस पॉइंट को जहन में रखना चाहिए आप लोगों को। नाउ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी को हम एडाप्टिव हाइपरट्रॉपी भी कह सकते हैं बिकॉज क्योंकि एडाप्टिव हाइपरट्रॉपी एडाप्टेशन से, द वर्ड एडाप्टिव इज फ्रॉम एडाप्टेशन, के किसी भी ऑर्गन में हाइपरट्रॉपी काज होना बिकॉज ऑफ के दूसरे स्ट्रक्चर को वह एडाप्ट करे, वह नुकसान से बचाए। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एडाप्टिव हाइपरट्रॉपी। लाइक हाइपरट्रॉपी ऑफ द स्टमच एंड पाइलोरिक स्टेनोसिस। ड्यूरिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस, व्हाट इज पाइलोरिक? सो पाइलोरिक जो कि एक वॉल होता है स्टमच में, तो ड्यूरिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस, जब पाइलोरिक स्टेनोसिस काज हो जाता है, जब पाइलोरिक वॉल अपनी एबिलिटी को लॉस कर देता है, तो उस टाइम स्टमच में हाइपरट्रॉपी काज होती है ताकि जो बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं या स्टमच के इंटरनल जो लेयरिंग होते हैं वो एसिड से महफूज रहे, उसको नुकसान ना पहुँचे। सो दैट्स टाइप ऑफ this type of hypertrophy is called pathological or adaptive hypertrophy. अच्छा, the second one which is the most important example that cardiac muscle hypertrophy and chronically hypertensive patient, जितने भी hypertensive patient होते हैं जिनका बीपी हाई रहता है हमेशा, तो उनकी कार्डिक मसल्स में क्या होती है, हाइपर एडाप्टेशन काज होती है। और उस एडाप्टेशन वो कौन से टाइप में इंक्लूड होती है, हाइपरट्रॉपी में, जो कि पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी कहलाती है। क्योंकि हार्ट के जितने भी मसल होते हैं वहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। सो दैट्स अ ईजी वे टू अंडरस्टैंड हाइपरट्रॉपी कि हाइपरट्रॉपी में क्या है, वही सिंगल सेल है, सिंगल सेल्स की नंबरिंग में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आया है, बस उस ऑर्गन में डायरेक्टली इंक्रीज़ आया है। सो दैट्स टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज कॉल्ड हाइपरट्रॉपी। So hypertrophy and hyperplasia are closely related and both may contribute to an overall increase in the organ size. अब सिंपल सी बात है कि हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लेजिया दो बोथ आर क्लोजली रिलेटेड है बिकॉज दोनों में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑर्गन की साइज़ में इंक्रीज़ आ जाता है, बट वो इंक्रीज़ एक डिफरेंट वे से है। डिफरेंट वे से कैसा है जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बाकी अदरवाइज दोनों बोथ आर द सेम थिंग।
नाउ एट्रोपी, व्हाट इज एट्रोपी? एट्रोपी जैसा कि नाम से जाहिर है अपोजिट ऑफ हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी में इंक्रीजमेंट आ जाता है, एट्रोपी में उस आर्गन के स्ट्रक्चर में डिक्रीज आ जाता है। आफ्टर रीचिंग इट्स नॉर्मल एडल्ट साइज द नंबर एंड साइज ऑफ द सेल एट्रोपी या एट्रोप। अब कोई भी आर्गन जब अपने नॉर्मल साइज तक पहुंच जाता है तो देन आफ्टर दैट उस आर्गन की स्ट्रक्चर में वापस कमी स्टार्ट हो जाती है। उस आर्गन के जो साइज़ होता है वो वापस लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी आर्गन में कमी आ जाना उसकी साइज़ में, सो दैट्स इज कॉल्ड एट्रोपी। एट्रोपी देन डिफरेंट कंडीशनल टाइप होती है जो कि आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। बट सिंपल सा आप लोग याद रखिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी आर्गन का एक स्पेसिफिक हद तक आर्गन ने ग्रो किया, आफ्टर दैट जब वो स्पेसिफिक साइज़ तक पहुंच गया देन उसमें रिटर्न जब उसकी साइज़ में डिक्रीज़ आना शुरू हो जाता है, उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, सो दैट्स टाइप ऑफ एडाप्टेशन इज कॉल्ड एट्रोपी। नाउ फर्दरमोर रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ एन आर्गन आफ्टर रीचिंग इट्स नॉर्मल एडल्ट साइज, जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कोई भी आर्गन जब एडल्ट साइज़ जो अपना नॉर्मल साइज़ होता है वहाँ तक पहुँच जाता है देन रिटर्न उसके साइज़ में डिक्रीज़ आना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट एट्रोपी। As a result of decrease in both the number and size of the cell, one of the most important point के उसके आर्गन के सेल्स की नंबरिंग में भी और उसकी साइज़ दोनों में डिक्रीज़ आना स्टार्ट हो जाता है एट्रोपी में। बट हाइपरट्रॉपी में याद रखिएगा कि हाइपरट्रॉपी में दोनों चीज़ें साइज़ और नंबर दोनों इफेक्ट नहीं हो रहे थे, वहाँ पर ओनली उसका साइज़ इफेक्ट होता है। बट यहाँ पर उसकी सेल की नंबरिंग एट्रोपी में और उसका ओवरऑल साइज़ दोनों डिक्रीज़ हो जाता है। Often associated with fibrosis like may be physiological or pathological। ये एट्रोपी भी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। हाउ? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस physiological atrophy. Now what is physiological atrophy? So physiological atrophy में the first one is involution. Now what is involution? So involution क्या होता है कि किसी भी आर्गन की आफ्टर एडल्ट साइज में पहुंच जाने के बाद जब उसकी साइज़ में श्रिंकेज आ जाता है तो उस श्रिंकेजिंग की वजह से जब एक सेल या आर्गन श्रिंक हो जाता है तो उसकी साइज़ में ओवरऑल साइज़ में डिक्रीज़ आ जाता है। सो दैट्स डिक्रीजमेंट ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ आर्गन इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। और जो कि इन्वोल्यूशन भी वन ऑफ द टाइप ऑफ एट्रोपी, a form of physiological atrophy, returns to normal size after hyperplasia and hypertrophy if the causative stimuli are removed and equilibrium returns back। अब क्या होता है हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉपी के बाद जब वो कॉजेटिव स्टिमुलेशन जो होती है, जो कॉजेटिव आर्गन होता है वो कि फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, उसको जब हम रिमूव करते हैं तो वो आर्गन अपने नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रोपी बोलते हैं, जो कि इन्वोल्यूशन कहलाती है, श्रिंकेज टाइप की होती है। नाउ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है यूटेरस आफ्टर लेबर, आफ्टर बेबी जब बर्थ हो जाता है तो जो यूटेरस में जो हाइपरट्रॉपी काज हुई थी तो वो क्या हो जाती है, यूटेरस अपने वापस नॉर्मल हालत में आ जाता है, उसमें श्रिंकेजिंग काज हो जाता है। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ एट्रोपी। एट्रोपी ऑफ द ओवरी आफ्टर मेनोपॉज। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनोपॉज के मेनोपॉज क्या होता है। आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो मंथ में वन टाइम काज होती है फॉर 5 to 6 डेज, जिसे हम मेंसेस भी बोल सकते हैं सिंपली, जो कि ब्लीडिंग होती है फीमेल से। यूटेरस का जो वाल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, वो यूटेरस की जो वाल होती है उसमें जब बेबी
यहाँ वहाँ पर जब वो बेबी को कंसीव नहीं करता है, कंसीविंग जब नहीं होता है, तो मंथ में देन क्या होता है कि मायोमेट्रियम ऑफ द वाल जो होती है ऑफ द यूटरस वो स्प्लिट होना, वो मतलब वो वापस से डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रैक्शन काज स्टार्ट हो जाता है। सो जो फीमेल आफ्टर द 50 ईयर होती है तो उसमें वो चीज़, वो ये वाला अमल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला अमल होता है ये स्टॉप हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। और इस मेनोपॉज में क्या होता है कि ओवरी का जो ओवरऑल साइज होता है उसमें एट्रोपी काज होती है। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रोपी और सेनाइल एट्रोपी ऑफ जेनरियाट्रिक्स। नाउ व्हाट इज़ जेनरियाट्रिक्स के ओल्ड एज में जो पेशेंट होती है उनकी जो बोन या जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो डिक्रीजमेंट आ जाता है ओल्ड एज में। सो दैट्स टाइप ऑफ एट्रोपी इज कॉल्ड सेनाइल एट्रोपी ऑफ जेनरियाट्रिक्स बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। नाउ पैथोलॉजिकल एट्रोपी it depends on the causes, it may be localized or generalized। सो याद रखिएगा कि पैथोलॉजिकल एट्रोपी डिपेंड करती है उसकी कॉजिटिव एजेंट पे, और याद रखिएगा कि पैथोलॉजिकल एट्रोपी लोकलाइज भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक एरिया में भी हो सकती है और जनरलाइज भी हो सकती है। आपके पूरे एक आर्गन के अंदर भी हो सकती है या आपकी मल्टीपल आर्गन के अंदर भी हो सकती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इस्केमिक एट्रोपी जो कि ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है बॉडी के सेल्स को, तो डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में क्या होता है, साइज में डिक्रीज आ जाता है। सो दैट्स टाइप ऑफ एट्रोपी विच इज कॉल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इस्केमिक एट्रोपी। द सेकंड वन इज प्रेशर एट्रोपी बिकॉज ऑफ द प्रेशर, कोई किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से या इंटरनल प्रेशर की वजह से, एक ऑर्गन की दूसरी ऑर्गन पर प्रेशर की वजह से बॉडी की स्ट्रक्चर में, ऑर्गन की साइज में जब डिक्रीज आ जाता है, सो दैट्स टाइप ऑफ एट्रोपी इज कॉल्ड प्रेशर एट्रोपी। न्यूरोपैथिक एट्रोपी, न्यूरोपैथिक बिकॉज ऑफ द जो नर्वस स्टिमुलेशन होती है, किसी भी ऑर्गन की जब नर्वस स्टिमुलेशन जो होती है वो रुक जाती है तो उस ऑर्गन में या उस बॉडी के पार्ट में एट्रोपी काज होती है, डिक्रीजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स टाइप ऑफ एट्रोपी इज कॉल्ड न्यूरोपैथिक एट्रोपी। एंड डिक्रीज वर्कलोड, या किसी भी ऑर्गन पर जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो एट्रोपी काज होती है, हाइपरट्रोपी काज होती है, और जब वर्कलोड डिमांड कम हो जाता है तो उस ऑर्गन की स्ट्रक्चर में डिक्रीजमेंट आना शुरू हो जाता है, सेम लाइक हाइपरट्रोपी में जिस तरह इंक्रीजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज वर्कलोड एट्रोपी। एंड न्यूरोपैथिक एट्रोपी का मैं आपको एग्जांपल देता चलो कि पैरालाइज, जितने भी पैरालाइज पेशेंट होते हैं जिनका एक जो लेग होता है, वन साइड ऑफ लेग, उसको अगर आप लोग नोट कीजिएगा तो उनका उस साइड जो है उसमें डिक्रीजमेंट आ जाता है। डिक्रीज क्यों आ जाता है? क्योंकि नर्वस की जो स्टिमुलेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। दैट्स टाइप ऑफ एट्रोपी इज कॉल्ड न्यूरोपैथिक एट्रोपी। नाउ मेटाप्लेजिया, it is a reversible change in which an adult cell type, epithelial or mesenchymal, is replaced by another adult cell type of the same tissue। अब मेटाप्लेजिया में क्या होता है? मेटाप्लेजिया में एक सेल टाइप यानी एक एपिथेलियल सेल और मेसेंकाइमल सेल चेंज हो जाती है दूसरी सेम टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल से। अब याद रखिएगा कि एक एपिथेलियल सेल की जगह दूसरे एपिथेलियल सेल आ जाते हैं, बट ये यहाँ पर ये वाले एपिथेलियल सेल यहाँ ट्रांसमिट हो जाते हैं, यहाँ से जो एपिथेलियल सेल थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। सो इस टाइप ऑफ चेंजेस को हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। बट याद रखिए कि यहाँ से कोई भी कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, कनेक्टिव सेल्स नहीं आ सकते हैं। जो चेंजेस अकर होता है वो बोथ एपिथेलियल सेल और मेसेंकाइमल सेल्स होंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यूज़ एक दूसरे की
प्लेस को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ये बात आप लोग याद रखिएगा कि एक एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल का रिप्लेस होना with other same type of epithelial cells or mesenchymal cells, so this type of adaptation is called metaplasia. Now epithelial squamous cells metaplasia, इसमें क्या होता है, pseudostratified columnar respiratory epithelial due to chronic irritation by habitual cigarette smoking or and vitamin A deficiency। अब हमारे जो एयर वे होती है तो उस एयर वे में सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब कोई क्रॉनिक स्मोकर होता है जो कि हैबिचुअल सिगरेट स्मोकिंग करता है या कोई भी विटामिन ए डिफिशिएंसी पर्सन्स होता है तो उसकी वजह से उस सेल्स का उस सिलिएटेड कोलमनार रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल की इरिटेशन काज हो जाती है। तो जब इरिटेशन काज होना स्टार्ट होता है तो वह स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स चेंज हो जाते हैं। कौन से सेल से? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के साथ। और इस टाइप ऑफ एडाप्टेशन को हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। और एपिथेलियल स्क्वामस सेल्स, एक स्क्वामस सेल्स कोलमनार एपिथेलियल सेल्स के साथ चेंज हो गए। स्क्वामस भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कोलमनार भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चेंज किया। वहाँ से कोलमनार एपिथेलियल सेल ट्रांसमिट हो गए, यहाँ पर कौन से सेल आ गए? स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आ गए। क्योंकि एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो जो इरिटेंट होता है तो वो उससे इतना इरिटेशन उसमें काज नहीं होता है, वो एज अ एडाप्टिव होते हैं इरिटेशन को। तो यहाँ से कोलमनार एपिथेलियल चले जाते हैं बैक साइड पर, बैक साइड से आपके स्क्वामस एपिथेलियल फ्रंट पे आ जाते हैं जो कि इरिटेंट को या इरिटेशन को एडाप्टिव होते हैं। लाइक यहाँ पर पिक्चर में जैसा शो किया हुआ है। नाउ हाइपोप्लेजिया, it is the decrease in size of an organ due to incomplete development in embryonic or fetal life, kidney and uterus। now hypoplasia क्या होता है कि ड्यूरिंग fetal life जब बेबी मदर की यूटरस के अंदर ग्रोथ करता है फेटस, तो उस टाइम किसी भी ऑर्गन का इनकम्प्लीटली डिवेलप होना, वो जितना उसको डिवेलप होना था उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी साइज़ को उतना डिवेलप ना हो जाए, उसके साइज़ में, उस ऑर्गन की साइज़ में इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो जाए, उसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन भी परफॉर्म ना करे और उसका साइज़ भी उतना ना हो जितने नॉर्मल ऑर्गन का होता है। सो दैट्स टाइप ऑफ दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोप्लेजिया। और हाइपोप्लेजिया मोस्टली देखा जाता है किडनी एंड यूटेरस के अंदर। Now agenesis, what is agenesis? What are the most important MCQs and YY में भी पूछा जा सकता है। Complete absence of an organ or a part of an organ, example salivary kidney, in such case the other kidney is absent। agenesis क्या होता है? याद रखिएगा कि फ्रॉम द बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ आपका एक किडनी एब्सेंट हो या कोई बॉडी का दूसरा पार्ट एब्सेंट हो, बट ड्यूरिंग जो 2 ऑर्गन्स पेयर में के फॉर्म में होते हैं, तो ड्यूरिंग आपकी फेटल लाइफ आपका एक ऑर्गन डेवलप हो जाए, दूसरा ऑर्गन आपका बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंस हो, वो बिल्कुल डेवलप ही ना हो जाए, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ वन ऑर्गन फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एजेनेसिस। लाइक सैलिटरी किडनी। सैलिटरी किडनी क्या होता है? वो कंडीशन होता है जिसमें वन पर्सन या पेशेंट के अंदर एक किडनी प्रेजेंट होती है बट जबकि दूसरी किडनी एब्सेंस होती है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एजेनेसिस। सो आज के लिए इतना ही। ये हमारे इस यूनिट का वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसका वीडियो लेक्चर लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें एडाप्टोसिस, नेक्रोसिस, न्यूप्लेजिया एंड उसके अलावा जितने भी कैंसर रिलेटेड थेरेपी या कैंसर केयर्स हैं वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो यहीं से जाकर वीडियो लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।